चलो गुड आफ्टरनून। आज लास्ट क्लास में अपन ने क्या पढ़ लिया था? रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट में जब अपन ने देखा तो फ्लावरिंग प्लांट में अपने को एक चीज ये समझ में आ गई कि भैया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था तो दो लोगों की जरूरत पड़ रही थी, मेल और फीमेल की। इन केस ऑफ ए सेक्सुअल हमने देखा था सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म की जरूरत पड़ रही थी। इसमें अपने को ये चीज पता चल गई कि भैया मेल भी होना चाहिए और फीमेल भी होना चाहिए। एक चीज तो हमको ये पता चल गई, तो ये दैट इज अ वेरी गुड थिंग। नाउ अंडरस्टैंड सेकेंड थिंग कि कहीं ना कहीं जब अपन ह्यूमन की रिप्रोडक्शन की बात करते हो दैट इज एडवांस मतलब क्रिएचर। अरे ह्यूमन इज एडवांस क्रिएचर। जैसे फ्लावरिंग प्लांट में एक फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों थे, बट इन ह्यूमंस इट वाज नॉट पॉसिबल। ह्यूमन इज यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, मेल अलग होते हैं और फीमेल अलग होते हैं। तो सबसे पहले तो यह समझना चाहिए, जैसे फ्लावरिंग प्लांट में मेल पार्ट कौन सा था? एंथर। मेल पार्ट क्या था? एंथर। फीमेल पार्ट कौन सा था? ओवरी। फीमेल पार्ट कैसा था? ओवरी। ह्यूमंस में अपन पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ह्यूमंस में अपन क्या पढ़ेंगे? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब जैसे वहां पे एंथर था मेल पार्ट, ऐसे यहां पे जो अच्छा और पोलन ग्रेन थी। अरे याद आ रहा है? पोलन ग्रेन वाज द मेन सेक्सुअल ऑर्गन, सेक्सुअल सेल, जर्म सेल जिसको बोलते हैं, जो डेवलपमेंट करा रहा था। इन दिस केस, किसके केस में अपन अगर ह्यूमंस में बोलेंगे तो मेल में होता है क्या? स्पर्म सेल। मेल में क्या होता है? स्पर्म सेल। और फीमेल में क्या होता है? ओवम। अरे मेल में होता है स्पर्म सेल और फीमेल में क्या होता है? ओवम। बात समझ में आ रही है? आज की क्लास में सबसे पहले तो हम समझेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। सबसे पहले अपन ये देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, और उसके बाद हम बात करेंगे किसकी? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। सबसे पहले अपन ये देख लेते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, उसके बाद अपन बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या? तो सबसे पहले तो ये समझो कि हाउ डू रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस, और रिप्रोडक्शन होता है तो उससे नया ऑर्गेनिज्म कैसे बन जाता है। तो मैंने आपको बोला कि भैया मेल के पास मेल और फीमेल का क्रॉस होता है। अरे समझ में आ रही है बात? मेल और फीमेल का क्रॉस होता है तो मेल अपन क्या बोलते हैं? मेल जर्म सेल और फीमेल जर्म सेल का क्रॉस होता है, सेल बोलते हैं अपन। तो ये क्या है? स्पर्म की वाली सेल है, ये है ओवम वाली सेल। आ रही बात समझ में? आर यू गेटिंग दैट? अब इसमें अगर मैं बात करूं सेल है तो ये सेल होती है ऐसी, याद है आप लोगों को? पढ़ा है आपने सेल। सेल के अंदर न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम याद होगा आपको, गोल्जी एपरेटस याद होगा आपको, माइटोकॉन्ड्रिया याद होगा। याद आ रहा है ऐसा कुछ कुछ? और अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम। अरे याद है कुछ? तो ऐसे ही मेल सेल के पास भी होंगे और ऐसे ही फीमेल सेल के पास भी होंगे। तो आपको पता है जब मेल और फीमेल सेल मिलती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है? मेल सेल और फीमेल सेल मिल रही है। तो जब भी मेल और फीमेल सेल मिलती है तो ये जो मेल सेल है, तो ये मेल सेल से ये जो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है? क्रोमोसोम। इधर भी सेम न्यूक्लियस होगा। अरे फीमेल में भी सेम न्यूक्लियस होगा और उसके पास भी क्या होंगे? सेम क्रोमोसोम होंगे। आर यू गेटिंग दैट? यही क्रोमोसोम जो है वो अगले ऑर्गेनिज्म में, मतलब इन दोनों का जो क्रॉस हो रहा है और क्रॉस होकर एक नया सेल बन रहा है, तो अपन तभी तो एक दूर की बुआ आती थी। अरे कोई बच्चा पैदा हुआ तो एक दूर की बुआ आई, ओ ले इसकी चेहरा तो देखो, इसकी नानी पे गया है। ऐसा करती कि नहीं करती? अरे इसकी आंख देखो, इसके पापा जैसी दिख रही है। ऐसा होता ना? तो वो क्यों बोली वो ऐसा? Because some character are carried out by male, some character are carried out by female, और दोनों का मर्जर होके अपन ने क्या बनाया? एक नया ऑर्गेनिज्म बना। तो इसके लिए इसमें पेरेंट्स के कैरेक्टर होते हैं। तो आप लोग जो होते हो, आपके अंदर आपके पेरेंट्स के कैरेक्टर आते हैं। बात समझ में आ रही? कैसे आते हैं समझ में आ रहा है? अरे कैसे आते हैं? तो एक सेल होती है, सेल के अंदर होता है क्रोमोसोम। सेल के अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम। और इसी क्रोमोसोम के अंदर क्या होते हैं? डीएनए। इसी क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है? डीएनए। व्हाट इज डीएनए? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक
एसिड। व्हाट इज डीएनए? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। और ये जो डीएनए है, तभी तो वो सीआईडी में डॉक्टर साड़ू के क्या बोलता है, बोले डीएनए टेस्ट कराना पड़ेगा। अरे ये इसका बेटा या बेटी है कि नहीं, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? डीएनए टेस्ट कराना पड़ेगा, क्योंकि डीएनए जो है वो क्या करेगा? मैच करेगा किसका? बच्चे का अपने पेरेंट्स से। दिमाग में घुस रही थोड़ी थोड़ी बात? अरे थोड़ी थोड़ी तो आ रही होगी। अब इसी डीएनए के अंदर फिर एक डीएनए की, जैसे लंग्स की फंक्शनल यूनिट पढ़ी थी अपन ने, क्या होती है लंग्स की फंक्शनल यूनिट? एल्वियोलाई। अरे लंग्स की फंक्शनल यूनिट क्या होती है? एल्वियोलाई। किडनी की नेफ्रॉन, किडनी की क्या थी? नेफ्रॉन। ब्रेन की न्यूरॉन। ऐसे डीएनए की जो फंक्शनल यूनिट होती है वो होती है जीन। वो क्या होती है बेटा? जीन। 12th क्लास में और इसको डेप्थ में पढ़ते हैं, अभी समझ में आ रहा है डीएनए की जो फंक्शनल यूनिट है वो कौन है? जीन। पहली चीज। दूसरी चीज, डीएनए की फंक्शनल यूनिट जीन है। यही जो जीन होते हैं, यही जीन जो होते हैं, बोलते हैं ना आपके अंदर आपके पेरेंट्स के जीन आए, मतलब ये जो जीन है ना, ये जीन एग्जैक्टली क्या है? आपकी आंखों की प्यूपिल का कलर क्या होना चाहिए, वो एक जीन डिसाइड करता है। आपका चेहरे का रंग कैसा होना चाहिए, वो जीन डिसाइड करता है। आपकी बालों का हेयर स्टाइल क्या होना चाहिए, किसी के फ्लैट होते हैं, किसी के घुंघराले होते हैं, वो जीन डिसाइड करता है। आ रही बात समझ में? आपको कोई बीमारी होगी या नहीं होगी, कुछ बीमारियां होती हैं जो बाय बर्थ होती है, कुछ बीमारी होती है जिसको बाय बर्थ होती है, तो वो बीमारी होगी कि नहीं वो कौन डिसाइड करेगा? जीन डिसाइड करेगा। ये दोनों, अब देखो आपको पता है टोटल क्रोमोसोम के होते हैं दो टाइप, एक होता है ऑटोसोम, एक होता है सेक्स क्रोमोसोम या एलोसोम भी बोलते हैं इसको। देयर आर टोटल हम कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। एक सेल के पास कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं? 23 पेयर होते हैं क्रोमोसोम के, मतलब टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं। 23 पेयर में से 22 जो होते हैं वो ऑटोसोम कहलाते हैं, और एक पेयर जो होता है वो क्या हो जाता है? सेक्स क्रोमोसोम। क्योंकि इसी क्रोमोसोम से ही डिसाइड होना है वेदर द चाइल्ड इज अ मेल और अ फीमेल। आ रही बात समझ में? इसी क्रोमोसोम से डिसाइड होता है कि वो एक मेल रहेगा या फीमेल रहेगा। तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, 22 जो ऑटोसोम होते हैं, बाकी की सारी कैटेगरी जो होती है आपकी बॉडी में, बाकी के सारे कैरेक्टर्स जो होते हैं आपकी बॉडी में, वो 22 पेयर से डिसाइड करेंगे। जो आपका सेक्स होने वाला है, मेल या फीमेल, वो कौन करेगा? सेक्स क्रोमोसोम। तो ये अलग होते हैं क्योंकि ये इसमें भी सेम होते हैं। 22 पेयर तो एज इट इज रहेंगे, मगर एक पेयर जो रहेगा वो चेंज रहेगा। तो इसमें जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं मेल में वो होते हैं एक्स और वाई, और इसमें जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो होते हैं एक्स और एक्स। मतलब मेल होने के लिए कौन से क्रोमोसोम की जरूरत पड़ी? एक्स वाई। अब मगर एक्स तो है, मतलब मेन कौन सा कैटेगरी है, किसकी है? वाई की। ये वाला जो चीज है ये पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट चैप्टर में, मेंडल वाले चैप्टर में, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग में डेप्थ में। कि अपन ये देखेंगे कि व्हेन अ चाइल्ड इज बॉर्न, वो मेल होगा या फीमेल होगा, वो किस पे डिपेंड कर रहा है? मेल पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि उसी के पास क्या है? वाई जीन है। उसी के पास क्या है? वाई जीन है, क्योंकि इसके पास तो एक्स एक्स जीन ही है। तो मेल होगा कि फीमेल होगा, क्रॉस करके देखेंगे। ये सारी की सारी जो बातें हैं मेंडल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। आर यू गेटिंग दैट? एक टॉपिक होगा आपको मेंडल वाले चैप्टर में, एनसीईआरटी में चेक कर सकते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग्स, है ना, वो चीज हम पढ़ेंगे। तो मैंने आपको बताया कि भैया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमको पढ़ना क्यों? क्योंकि हमको ये सारी चीजें जाननी है, हमको ये सारी चीजें जाननी है। अब अपन ये देखेंगे कि हाउ डज दिस फंक्शन, ये काम कैसे करता है, हाउ इट फंक्शन। तो हाउ इट फंक्शन की अगर मैं बात करूंगा तो सबसे पहले हम अभी जो पढ़ने वाले हैं वो है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। वो क्या पढ़ने वाले हैं हम? ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसमें मेल भी पढ़ेंगे और उसमें हम फीमेल भी पढ़ेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, या उसके पहले अगर मैं बोलूं रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, सबसे पहले रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो कैटेगरी में डिवाइड किया, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन।
कितने कैटेगरी में डिवाइड किया? 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जो बना हुआ है ये पूरा आ जाता है, और इधर फीमेल में पूरा फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आ जाता है जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में क्या होता है? तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में होते हैं जैसे मेल में मुस्टैग आना, हेयर्स ऑन फेस और बॉडी, है ना। फीमेल में मैमरी ग्लैंड का डेवलपमेंट होना। आर यू गेटिंग विद दैट? तो ये जो डेवलपमेंट है बॉडी में, सेक्सुअल स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होना, इट स्टार्ट एट एज ऑफ 12। कितने साल में चालू हो जाता है? 12 साल में। एंड दिस एज इज नोन एज एज ऑफ प्यूबर्टी। दिस एज इज नोन एज एज ऑफ प्यूबर्टी। आर यू गेटिंग दैट? ये वाली एज को कहते हैं हम एज ऑफ प्यूबर्टी, पहली चीज। अब ये प्यूबर्टी के एज में होता क्या है बेटा? तो इस प्यूबर्टी के एज में आपके अंदर आते हैं हार्मोनल चेंज। अरे इस प्यूबर्टी के केस में आपके अंदर क्या आते हैं? हार्मोनल चेंज। हार्मोन्स क्या होते हैं बेटा? तो हार्मोन्स एक ऐसे लिक्विड सब्सटेंस होता है जो ग्लैंड रिलीज करती हैं आपकी बॉडी में। बॉडी के अंदर एक ऑर्गन होते हैं जो ग्लैंड बोलते हैं। थायराइड सुना है? थायराइड, थायराइड की बीमारी होगी तो थायराइड इज अ ग्लैंड, तो थायरॉक्सिन सिक्रीट कर रहा है। ऐसी गन सारी पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, ऐसी बहुत सारी ग्लैंड होती है। एक थायराइड आपने नाम सुना हुआ है, तो थायराइड ग्लैंड होती है। ऐसे ग्लैंड के सिक्रीशन होता है, और इस ग्लैंड के सिक्रीशन से आप देखते हो कि जैसे जैसे आप बड़े हो रहे होते हो, ये 12 साल के बाद वाली एज बता रहा हूं, ग्रेजुअली आपकी बॉडी में चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि बॉडी पे फेशियल हेयर वगैरह ग्रो होने लगेंगे, फेशियल हेयर ग्रो होने लगे, बॉडी का एनलार्जमेंट होने लगेगा, बॉडी बड़ी होने लगेगी। तीसरी चीज अपन ने ये भी देखी कि भैया बॉडी का एनलार्जमेंट होगा, फेशियल हेयर आएंगे, उसके अलावा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की ग्रोथ होना चालू हो जाएगी आपकी बॉडी में। इसके अलावा आप देखोगे मेल की जो वॉइस है वो थोड़ी सी भारी जैसी हो जाएगी, है ना। फीमेल की जो वॉइस है उसकी पिच जो होगी वो हाई हो जाएगी। तो देयर आर सो मैनी कैरेक्टर। अच्छा, फीमेल में मेंस्ट्रुएशन साइकिल चालू हो जाएगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसको बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन और ओव्यूलेशन चालू हो जाएगा। तो देयर आर सो मैनी इवेंट्स दैट आर गोइंग ऑन, and that age where this all character are shown, that is known as the age of puberty. That is known as the age of puberty. Are you getting that? पक्की बात, that age is known as age of puberty. puberty की एज समझ में आई। अलग अलग कैरेक्टर शुरू होते हैं। इसी के साथ आपको हार्मोनल डिसबैलेंस भी होने लगता है। आप देखते हो 12 साल के बाद आपके दिमाग में हार्मोनल चेंजेस आते हैं, आपको बहुत सारे थॉट प्रोसेस चालू हो जाती है। जैसे जैसे आप देखते हो पिंपल्स आ रहे हैं, अरे क्या बोलते हो ओ भाई पिंपल आ गया, जीवन बर्बाद, अब मैं वो शादी में या वो पार्टी में कैसे जाऊंगा या जाऊंगी, ऐसा लगता है ना। फिर तुम उसमें चौपड़ना चालू करते हो, कहीं क्लीन एंड क्लियर फेस वॉश। और कौन से फेस वॉश लेते हो? क्या मामा अर्थ, हिमालय, पॉन्ड्स, है ना, ये सब बायोटिक, एंटी क्लियर फेस वॉश, एंटी एक्ने बोलते हैं शायद ना, एंटी एक्ने फेस वॉश, ये सब यूज होता है ना। बेटा अंडरस्टैंड वन थिंग, ऑल दीज स्टफ आर मेड अप ऑफ केमिकल। ये जो आपकी बॉडी में जो पिंपल्स वगैरह आ रहे हैं ये एक एज तक ही आएंगे, एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, क्योंकि आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंज आ रहा है। और ये जितनी भी चीजें हैं, लाख कोई कितना भी कह दे, मेरे को एक बात बताओ सिंपल सी, मैं तुमको बोलूं कि भैया प्याज है, ठीक है, या नींबू है, ये नींबू का रस है और इसमें 2-4 चीजें मिला दी और रख दिया, कितने दिन अच्छा रहेगा भैया? 10 दिन, 15 दिन। या प्याज है, प्याज को रख दे 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, अरे महीना भर बहुत हो गया। और तुमको क्या लगता है कि वो जो बाजार में मिलने वाली चीज है, बोले भैया ये लेमन वाला है, इससे जो चेहरा है ना वो और अच्छा हो जाता है, या ये प्याज वाले को लगाओ भैया, प्याज से तो मजा ही आ जाएगा, तो तुम समझो उसमें कितना केमिकल डाला होगा, तभी तो वो उसकी एक्सपायरी 4-4 साल होती है। अरे होती है कि नहीं होती है? उसकी एक्सपायरी 4-4 साल होती है, उसमें भयंकर मात्रा में केमिकल डाला है और वो केमिकल तुम चुपड़ रहे हो भर भर के।
तो ये समझो इट्स ए एज ऑफ प्यूबर्टी। इसी समय में होता है कि गोरा निहार, प्रकृति का स्पर्श, ये सब इसी एज में मन में आता है। अब हम तो बुढ़े हो गए, तो अब हमारे को ये सब मोह माया है, मतलब ठीक है, वी नो एवरीथिंग अबाउट इट, बट अभी तुम लोग एज में ऐसे हो कि ना ना ना, ओह माय गॉड, आई हैव टू यूज दैट फेस वॉश, शैम्पू तो लगेगा ही लगेगा, बाल तो निहारना ही है। होता कि नहीं होता? फिर गोरे होने के लिए फिर बाल कटाने का, भैया वो एक चेहरे पे क्रीम आई है, D10 कर देते हैं, D10, है ना? तो ये सब चीजें होती है, तो प्लीज इनके चक्कर में ना पड़े, बिकॉज एवरीथिंग इज जस्ट मोह माया अभी इस एज में। क्योंकि इस एज में हो क्या रहा है आपकी बॉडी में, हार्मोनल चेंज आ रहा है। वो स्टोरी याद है ना, हार्मोन चेंज वाले की स्टोरी बताई थी मैंने, कि कैसी आपकी बॉडी में हार्मोन क्या होते हैं, हार्मोन होते क्या है ये पता है आप लोगों को? मैं एक एग्जांपल दूं हार्मोन क्या होते हैं? एक एग्जांपल देता हूं, हार्मोन मतलब क्या। सपोज करो लास्ट 5 से 10 दिन के बीच में आपने कोई कांड करा होगा, सपोज XYZ आपने कोई काम करा, आपको ऐसा लगा कि आपका काम छुप चुका था, आपको क्या लगा कि आपका काम छुप चुका था, इसके बारे में किसी को पता नहीं चला, ठीक है। फिर आपको ऐसा 1 या 2 दिन में एहसास होता है कि यार वो जो चीज थी वो कहीं ना कहीं लीक हो गई है, या किसी को वो बात का पता चल चुका है। उसके बाद सोचो कि आप आए हो कोचिंग या स्कूल तरफ गए हो, मान लो कोचिंग आए हो, और जिसको मम्मी से डर लगता है उसको मम्मी का फोन बजाओ, जिसको पापा का से डर लगता है उसको पिताजी का फोन आया, और फोन आगे से होता है, बेटा कहाँ हो? मम्मी कोचिंग में था या थी। कितनी देर में घर आ रहे हो? बस अभी कोचिंग छुट्टी है, 10-15 मिनट में आता हूं। जल्दी आओ, बात करनी है। और फोन हो जाता है कट। आपको लगता है कोई नॉर्मल सी बात होगी, आपको थोड़ी पता है कि भैया पिछले 10 दिन वाला जो चीज हुई थी वो बलबलाते हुए ऊपर आ रही है। ना 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 ना, अभी नहीं। अब क्या होता है भैया, वापस से एक और फोन बजता है, कहां पहुंचा या कहां पहुंची, और आपको ऐसा लगता है अब इंस्टाग्राम की रील से ज्यादा तेज रील आपके दिमाग में चल रही है कि कौन कौन से कांड है जो हमने मचाए थे। क्या ऐसा होता आपके साथ? अब आप देख रहे हो इंस्टाग्राम की रील तो ऐसी जा रही है, ये रील ऐसी निकल रही है, 60, इसको तो स्वाइप भी नहीं करना पड़ रहा, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, बॉडी में हलचल शुरू हो चुकी है। तुम समझ पा रहे हो? बॉडी में हलचल शुरू हो चुकी है। अब हलचल जो शुरू हुई है उससे कहीं ना कहीं दिमाग में एक हार्मोन का रिलीज होना चालू हो गया, तभी तो इंस्टाग्राम से तेज रील आपके दिमाग में चालू हो गई। अभी चला के बताओ, अभी आपने जितने कांड किए सोच के ही बताओ, नहीं याद आएंगे। घर से एक फोन आने दो और उनको पता लग जाने दो कि उनको मालूम पड़ चुका है कि तुमने क्या किया है। अब दूसरा जब फोन आया तो आपको समझ में आया कि भैया अपना भांडा फूट चुका है, गई भैंस पानी में, अब तो नाव में छेद दिख रहा है, पानी बनाना चालू हो गया है। तो आप क्या करते हो? एक फील्डिंग जमाते हो। फील्डिंग कैसे जमाओगे? एक दोस्त को फोन करोगे, देखो अगर तेको मैं फोन करूं तो तू ऐसा बोल देना। होता कि नहीं होता? अगर मैं तेको फोन करूं तो तू बता देना मैं यहां पे था या यहां पे थी, ऐसा होता ना? तो अब तुम समझो, ये सब तुम नहीं कर रहे हो, अब ये सब तुमसे तुम्हारा हार्मोन करवा रहा है। अब बॉडी में रिलीज होना चालू हुआ हार्मोन। अब तुम समझो प्यूबर्टी की एज की बाद ही हार्मोन का शुरू होना है सिक्रीशन। उसके पहले तो तुम बेचारे, उसके पहले हार्मोन बेचारे शांत थे, इतना कोई लोड नहीं था। मेजर सिक्रीशन प्यूबर्टी के एज के बाद आता है। अब भैया जैसे हार्मोन का सिक्रीशन हुआ, अब तुम समझो कि बात इतनी गंभीर हो गई है कि व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया कि वो फलानी बात करनी है, जल्दी आ। घर वालों को मालूम पड़ चुका है कि वो फलानी बात करनी है, जल्दी घर आ जा। ऐसा मतलब जो आपका सपोर्ट में होंगे, मम्मी या पापा, उधर तब से मैसेज आया और फिर एक फोन बज गया। तू घर नहीं पहुंचा या पहुंची अभी तक। अब तुम्हारे अंदर वो रॉकेट लग चुका है कि तुम ऐसे भाग रहे हो, जहां थे जैसे थे, जो दौड़ लगाई वहां से। गाड़ी चालू नहीं हुई तो पैदल ही,
ऐसा होता ना, पैदल ही दौड़ लगाते लगाते तुम घर पहुंचे। अब देखो घर के गेट पे खड़े हो, सितम समझना, ये घर का गेट है और तुम यहां खड़े हो, तुम्हारी शरीर में अब देखो क्या हो रहा है, तुम देख रहे हो कि हल्के हल्के से पांव कपकपाने लगे, अरे ऐसा हो रहा है, हल्के हल्के से हाथ पे ठंडे पड़ने लगे। अब तुम्हारे अंदर एक हार्मोन है जिसका नाम होता है एड्रीनेलिन, एपिनेफ्रिन, एड्रीनेलिन, एड्रीनेलिन, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, ऐसे एक नाम होते हैं हार्मोन के। तो एड्रीनेलिन, एपिनेफ्रिन, यही समझ जाओ कि इनमें से एक आध हार्मोन छूटना चालू हुआ। अब ये जो हार्मोन होते हैं ना, इनका सिक्रीशन डायरेक्ट हो जाता है ब्लड में। इनका सिक्रीशन डायरेक्ट कहां होता है? ब्लड में। तो हमेशा याद रखना, हार्मोन का सिक्रीशन हमेशा हो रहा है ब्लड में। भैया ब्लड में उसका सिक्रीशन हो रहा है तो तुम इसीलिए तो कि भैया तुम्हारे हाथ पे ठंडे भी पड़ रहे हो और साथ में पांव कपकपा भी रहे, और ब्रेन में वो भी चल रहा है कि मार कैसे पड़ने वाली है, झाड़ू पड़ेगी, डंडा पड़ेगा, झापड़े पड़ेंगे, ये भी दिमाग में चल रहा है। तो वो ब्लड में था और ब्लड पूरी बॉडी में घूम रहा है, तो वो हार्मोन पूरी बॉडी में पहुंच गया। जिस जिस ऑर्गन को उसको टारगेट करना था वो टारगेट हो चुका है। तो उसके बाद अब बचता है बेटा एक काम, बोलता है भैया F3 ले लेते हैं अपन। तो क्या ले लेते हैं? F3 वाला ऑप्शन ले लेते हैं। क्या होता है F3 वाला ऑप्शन? F3 वाला ऑप्शन है F फॉर फियर, F फॉर फियर, तुमको डर लग रहा है। फिर F फॉर फाइट, कि नहीं होगा तो लड़ लेंगे अपन, तो ये तो घर वाले केस में हो नहीं सकता। और तीसरा ऑप्शन होता है फ्लाइट। F3 हार्मोन होता है आपकी बॉडी में रिलीज होता है, उसका काम होता है फियर, फाइट या फ्लाइट। ये तीन में से एक ऑप्शन देता है तुमको, या तो फियर या फाइट या फ्लाइट। याद करो वो दिन जिस दिन तुम्हारे पीछे कुत्ता लपका था, तुम बोलते मैं भाग नहीं सकता है, भाग नहीं सकते, और कुत्ता जैसी लपका तुम्हारी बॉडी में हार्मोन रिलीज हुआ और जो तुम भागे हो, अरे जो तुम भागे हो, तो तुम ऐसी मैराथन लड़के बता दो, तुम मैराथन में नहीं भाग पाओगे जितनी तेज तुम वो कुत्ता लपकने के भागे। उसका कारण था कि तुम्हारे अंदर एक F3 वाला हार्मोन रिलीज हो गया। समझ में आई बात? ये सारे हार्मोन का जो रिलीज है वो सब कब हो रहा है? एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। आर यू गेटिंग दैट? थोड़ा सा कुछ लिख लेते हैं उसके बारे में। तो हेडिंग डालो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हेडिंग डालो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में लिखो द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में लिख लो द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, ब्रैकेट में लिखो दैट इज टेस्टी, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, ब्रैकेट में लिख लो दैट इज टेस्टीज इन मेल, दैट इज टेस्टीज इन मेल, that is testes in male, and ovary in female, and ovary in female become functional only after attaining, become functional only after attaining sexual maturity. The reproductive organ of human, that is testes in male and ovary in female, become functional only after attaining sexual maturity. Next point, in male sexual maturity is attained, in male sexual maturity is attained at the age of 13 to 14 years, while in female at the age of 10 to 12 years. This is known as the age of puberty. This is known as the age of puberty. Next point, the testes and ovaries produce, the testes and ovary produce gametes
gametes and also secrete hormone like testosterone, ब्रैकेट में लिख लो मेल हार्मोन फ्रॉम टेस्टिस, एंड ईस्ट्रोजन कॉमा प्रोजेस्ट्रॉन, फीमेल हार्मोन फ्रॉम ओवरी, उसके बाद हेडिंग डाल दो प्यूबर्टी क्या होता है, इट इज अ एज एट विच द सेक्स हार्मोन or gametes begin to be produced and the boy or girl becomes sexually mature. कुछ कॉमन चेंजेस आते हैं, तो पहले अपन कॉमन चेंजेस लिख देते हैं जो दोनों में आते हैं, फिर मेल में अलग लिख लेते हैं, फीमेल में अलग लिख लेते हैं. तो कॉमन चेंजेस टू बोथ बॉयज एंड गर्ल्स या बोथ मेल एंड फीमेल. थिक हेयर ग्रोथ in armpits and genital area between the thighs, oily skin and appearance of pimples. Second point था oily skin and appearance of pimples. ठीक है. अब some changes that happen in girls only. तो puberty in girls लिख लो, changes in puberty in girls. Start या formation of ovules, ब्रैकेट में लिख लो ovulation, formation of ovule ब्रैकेट में लिख लो ovulation, and starting of menstrual cycle, and उसके बाद इधर लिख लो breast size become increased. अच्छा, puberty in boys में लिख लो thickening of voice या वॉइस बिकम टू क्रैक. थिकनिंग मतलब थोड़ी आवाज मोटी हो जाती है. थिकनिंग ऑफ वॉइस. थिक फेशियल हेयर ग्रोथ. एनलार्जमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. अब हेडिंग डालना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. उसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसमें अलग अलग पार्ट होते हैं, जैसे स्क्रोटम हो गया, टेस्टिस हो गया, एपिडिडाइमिस हो गया, वास डिफरेंस हो गया, समाइनल वेसिकल हो गया, यूरेटर हो गया. ये सारी चीजें अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे जब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे. ठीक है, आज के लिए इतना काफी है. थैंक यू सो मच, और डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर. बाकी देख लेना आपके हिसाब से. कमेंट, हाँ चल कमेंट भी